हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी। देखिए यहाँ पर आज हम क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी आपकी। और यहाँ पर आज इसी क्रम में आज आपका जो है चैप्टर 1 है, यानी अध्याय 1 आपका जो है वो विविधता की समझ है। यानी हम जानेंगे कि विविधता होती क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ठीक है, और भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ये किस प्रकार से ये इसका अमूल्य योगदान है। तो हम इन सब बातों का अध्ययन इस अध्याय के तहत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, विविधता का नाम आते ही आप सभी के मस्तिष्क में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि कोई व्यक्ति जाति स्तर पर भिन्न है, ठीक है, धार्मिक स्तर पर भिन्न है, रंग रूप में भिन्न है, भाषागत भिन्नता है। यानी ये आपके माइंड में कॉमन सी चीज़ें आ जाती हैं जो आपने अपने परिवेश से, अपने समाज से ये चीज़ें देखी हैं। वास्तव में वही विविधता का रूप है, ठीक है। यानी एक व्यक्ति जो आपसे धार्मिक रूप से भिन्न है, ठीक है, एक व्यक्ति भाषागत रूप से भिन्न है, एक व्यक्ति जो है निर्जातीय रूप से भिन्न है, ठीक है, यानी कि वो कहीं और किसी और जाति से बिलोंग करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है किसी और स्टेट से आता है। तो ये सब विविधता के विभिन्न पहलू हैं, ठीक है, यानी ये सब विविधता है। देखिए, इस किताब में पूरा ये किताब जो बनाई गई है, किताब डिजाइन की गई है, ये कहानी के रूप में डिजाइन की गई है। यहाँ पर एक कहानी स्टार्ट होती है। ये एक राइटर है पॉयली सेन गुप्ता, इनकी एक कहानी है, यानी इनका एक जो है एक लेखनी है इनकी, द लाइट्स चेंज करके, ठीक है। तो इस पर आधारित एक कहानी है इनकी है, ठीक है। इसमें कहानी में दो पात्र हैं, दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति तो है यहाँ पर पढ़ा लिखा व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है, ठीक है, और एक व्यक्ति जो है वेंडर है, यानी कि अखबार बेचने वाला विक्रेता है। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में, एक व्यक्ति साइकिल पर है अपनी सवार, दूसरा व्यक्ति यहाँ पर एक अखबार विक्रेता बच्चा है, ठीक है। अब इन दोनों में मुलाकात कैसे होती है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इस इमेज को ही ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ट्रैफिक सिग्नल भी दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें जो बत्ती है वो रेड हो रही है, यानी कि यहाँ पर रुकने का संकेत दे रही है। यहाँ पर कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि ये व्यक्ति जो है ये एक रास्ते से जा रहा होता है, ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकता है, ठीक है। वहां पर इसकी नज़र एक बच्चे पे पड़ती है, वो बच्चा अखबार बेच रहा होता है, ठीक है, खास करके इंग्लिश हिंदी जो भी है अखबार बेच रहा होता है, ठीक है। और अखबार बेच रहा होता है तो अकस्मात ही इसका ध्यान उसकी तरफ जाता है और एक मनमोहक सी स्माइल ये उसे देता है। तो बच्चा इसके पास आगे कहता है भैया आप अखबार पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये ले लेता है अखबार पहले दिन, ठीक है। इतने में क्या होता है, सिग्नल ग्रीन हो जाता है, ये व्यक्ति वहां से चला जाता है। अगले दिन पुनः इसे अपने ऑफिस तक जाना होता है, अगले दिन पुनः अपने गंतव्य को जाना होता है। इस व्यक्ति को फिर से आता है, उस बच्चे को फिर से देखता है। अगली बार कहीं ना कहीं उसके मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई कि चलो इस बच्चे से कुछ बात की जाए। कल तो हमने जान लिया कि अखबार पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, ठीक है, तो चलो कुछ बात की जाए। तो ऐसे करके वो रुकता है वहां पर, ठीक है, और वहाँ बच्चा उसे अखबार फिर से पकड़ा देता है, भैया आपका अखबार, ठीक है। तो अखबार वो ले लेता है। तो अखबार जब लेता है व्यक्ति सामने वाला साइकिल वाला, तो उससे पूछता है उस बच्चे से क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है। तो उसने मना कर देता है कि मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, ठीक है। फिर उस वही बच्चा जो अखबार बेचने वाला होता है वो जिज्ञासु रूप से पूछता है कि आपको पढ़ना लिखना आता है। हाँ आता है, ठीक है, बिल्कुल आता है मुझे, ठीक है। तो ऐसे करके फिर और कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है। वहां पर एक वर्ड यूज करता है ये शब्द सब्जेक्ट करके, ठीक है। तो सब्जेक्ट एक वर्ड यूज करता है कि भाई कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट हमने पढ़ा हुआ है हमारा, ठीक है। वो बच्चा पूछता है कि आपको हिंदी पढ़नी आती है, ठीक है, तो या फिर और सब्जेक्ट आते हैं पढ़ना, और मतलब भाषाएं आती हैं पढ़ना। तो सामने वाला साइकिल वाला व्यक्ति यही कहता है कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट मैंने पढ़े हुए हैं। तो बच्चे के जो अखबार बेचने वाला विक्रेता बच्चा होता है उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है सब्जेक्ट होता क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट का अर्थ उसे नहीं मालूम है, वो कभी स्कूल नहीं गया है, उसे नहीं मालूम है, ठीक है। तब तक क्या होता है, फिर से भाई पुनरावृत्ति दोहरा दी जाती है, यानी कि सिग्नल फिर से ग्रीन हो जाता है, व्यक्ति वहां से चल पड़ते हैं। अगले दिन फिर पहुंचते हैं वहां पर, ठीक है, अगले दिन वहां पर फिर पहुंचते हैं और दोनों फिर आके आमने सामने आ जाते हैं। अब बच्चा थोड़ा उनकी झिझक खुल गई है, सामने जो अखबार बेचने वाला बच्चा है वो एक तरह से चिर परिचित हो गया है। उसे लगता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो है वो भी अब 2-3 दिन से लगातार अखबार ले रहा है हमसे, तो थोड़ा एक रिलेशन टाइप क्रिएट हो जाता है। तो फिर दोनों आमने सामने आते हैं, ठीक है। नाम बताता है अपना कि नाम समीर है, ठीक है, और सामने वाला व्यक्ति कहता है मैं भी समीर हूं, ठीक है। तो दोनों व्यक्ति समीर समीर निकल आए, यानी एक सामने वाला समीर है और वो सामने साइकिल वाला कहता है मेरा भी नाम समीर है, ठीक है। तो समीर का अर्थ ये बताता है, पर्यायवाची जानते हैं समीर का अर्थ क्या होता है पर्यायवाची में, हवा पवन। और आप ये भी जानते हैं कि जो पवन पुत्र हनुमान जो है, ठीक है, तो वो भी आप जानते ही होंगे, ठीक है, यानी जो आपके ईश्वर हैं या भगवान जिन्हें मानते हैं आप, ठीक है, तो वो भी एक पर्यायवाची इन्हीं से निकल के आते हैं, ठीक है। तो समीर का वो अर्थ बताता है ऐसे करके, और दोनों लोग फिर से चले जाते हैं, ठीक है, यानी ऐसे करके। और फिर वहीं पर उनकी जो बातें होती हैं कि आप स्कूल जाते हो नहीं जाते हो, ये है वो है, वो जो दैनिक बातें होती हैं वही बातें होती हैं, और सिग्नल फिर से ग्रीन होता है, वो व्यक्ति चला जाता है। अगले दिन जब आता है
तब उस सिग्नल पर वो बच्चा उसे नहीं दिखाई देता है। समीर वन को, जो साइकिल से गुजरने वाला व्यक्ति, उसे बच्चा उस साइकिल से यानी कि उस जगह पर, उस चौराहे पर बच्चा वो नहीं दिखता है। अब जब बच्चा नहीं दिखता है तो भाई थोड़ा सा मायूस होता है कि बच्चा कहाँ गया। ठीक है, अब बच्चा साइड से निकल के तो आता है, लेकिन उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं होती है, यानी उसके चेहरे पर जो पहले मुस्कान थी वो मुस्कान नहीं होती है। फिर वो बच्चा अपने शब्दों में कहता है कि मेरठ में बहुत बड़े दंगे दंगे हो गए। ठीक है, तो ऐसे में साइकिल पर सवार समीर कहता है हाँ मैंने पढ़ा अखबार में, मैंने हेडलाइन देखी। ठीक है, तो फिर समीर कहता है, जो अखबार बेचने वाला है, देखिए मैं मुस्लिम समीर हूँ। ठीक है, यानी वो अचानक से बोलता है मैं मुस्लिम समीर हूँ, यानी साइकिल पे जो आने वाला व्यक्ति है या मोटरसाइकिल पे आने वाला व्यक्ति है वो हिंदू है, और जो अखबार बेचने वाला बच्चा है वो मुस्लिम है। ठीक है, यानी दोनों ने अपनी अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यहाँ पर उजागर कर दी, यानी एक मुस्लिम है और एक हिंदू है। और ये दंगे वाली जो समस्या है, ठीक है, तो इस समस्या को सुनकर समीर वन एकदम एक कहीं ना कहीं उसके मन में एक कहते नहीं है, एक बच्चे को लेकर एक अपने आप भावना जागृत हो जाती है कि हाँ बच्चा वाकई में अच्छा खासा बच्चा, पढ़ना चाहिए, कहीं नहीं आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ पाया है। ठीक है, आर्थिक हालात मान लीजिए, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मान लीजिए, जो भी मान सकते हैं। ठीक है, तो समीर के बारे में अब अध्ययन यहाँ पे किया गया है, समीर 1 और समीर 2 में। समीर 1 में हमारा हिंदू वाला समीर है, समीर 2 में मुस्लिम वाला समीर है। यहाँ पे अध्ययन किया गया है, समीर एक अंग्रेजी जाती आती है और समीर 2 जो है हिंदी बोलता है, लेकिन दोनों की भाषाएं अलग हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बात कर पाए हैं। ठीक है, दोनों दोस्ती भी करना चाहते हैं, दोनों में खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये सब विभिन्नताएं के ये पहलू हैं। ठीक है, फिर भी अपनी बात जो है, अपनी जो भावनाएं प्रदर्शित कर पाए, अपने एक दूसरे करीब आ पाए। यानी कहने का मतलब ये है कि विविधता हमारे लिए जो है बहुत बड़ी बाधा नहीं है। यहाँ पर इस कहानी का भावार्थ ही निकल के आता है कि विविधता हमारी बाधा नहीं है। बाधा तो हमने जो क्रिएट कर रखी है, सांप्रदायिक दंगे, ये बाधा है, विविधता बाधा नहीं है। विविधता तो हमारे लिए समृद्धि का स्वरूप है। ठीक है, विविधता तो हमारे लिए भाईचारे का स्वरूप है, लेकिन विविधता में जो खलल डालने वाले व्यक्ति हैं वही विविधता की सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है, यहाँ पर वही बात यहाँ पे समझाई गई है इस कहानी के जरिए, यानी विविधता हमारे लिए बाधा नहीं है। कोई ये कहे कि भाई हम फलानी जात से आते हैं, फलाने धर्म से आते हैं इसलिए अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा भारत विविधताओं वाला देश है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर विविधता के बारे में, तो विविधता में 2 चीजें और शामिल नहीं होती हैं। कौन कौन सी? यानी विविधता गरीबी और अमीरी से विविधता नहीं होती है। ठीक है, यानी कि गरीबी अमीरी को विविधता के दायरे में नहीं रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप, यानी यहाँ पर लिखा होगा, यानी आपने देखा होगा संभवतः अपने इलाके में एक कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और अपनी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऐसा फर्क क्यों है? ये फर्क विविधता का नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति जो भूखा रह रहा है, अपनी जो आधारभूत जरूरतें वो पूरी नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो विविध है, हमसे भिन्न है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी विविधता के दायरे में गरीबी अमीरी नहीं आती है। पहली बात तो ये अपने माइंड में स्पष्ट कर लेना। ठीक है, यानी गरीबी और अमीरी विविधता का रूप बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यानी ये जो आप लोग देख रहे हैं, यानी कि एक लोगों के पास अच्छे खासे संसाधन है, दूसरे लोग एकदम गरीब हैं, ये जो बराबरी गैर बराबरी का मतलब है यहाँ पर। यानी एक को अच्छे खासे अवसर मिल गए, दूसरे को अच्छे खासे अवसर नहीं मिले। यानी एक व्यक्ति को संसाधन मिल गए तो संसाधन मिल गए तो वो व्यक्ति आगे बढ़ गया, और दूसरे व्यक्ति को संसाधन नहीं मिल पाए तो आज भी वो गरीब है, 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहा है। तो इसमें विविधता नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे विविधता के बारे में। पहला पॉइंट नोट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब जाति व्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है, देखिए जहां पर लिखा है जाति व्यवस्था क्या है? जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। यानी जाति व्यवस्था इसी असमानता का, जो देख रहे होंगे वो उदाहरण जानते होंगे। ठीक है, यानी कि आप जिस जाति में पैदा होते हैं आप उसी जाति में जो है बदल नहीं सकते, वही जाति रहती है आपकी। वर्तमान समाज आपका इसी प्रकार का है, और हर जाति के कुछ ना कुछ जो है क्रियाकलाप होते हैं। जैसे एक कुम्हार जाति का व्यक्ति है, देखिए एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर जो जाति यहाँ पर यूज किए गए हैं वर्ड, वो सब इस किताब में यूज किए गए हैं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति ये ना कहे कि सर किसी जाति विशेष को लेकर आप टारगेट कर रहे हैं, ऐसा मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। किसी की भावना आहत करने का उद्देश्य मेरा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मेरे लिए सभी लोग समान है, सभी अभ्यर्थी समान है। ठीक है, और मैं कभी ये जाति पात में बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई एक व्यक्ति कुम्हार के घर में पैदा हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जाति मरते दम तो कुम्हार ही होगी, उसे चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो जातिगत समाज है, इसमें ये कहा गया, जातिगत समाज की अवधारणा ये कहती है कि कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता, यानी जो उसकी जाति होगी वही उसका पेशा करेगा। क्या आपने आज के समाज में, नवीन समाज में ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यानी कि पहले के समाज में तो था, यानी एक व्यक्ति की जो जाति थी वही वो पैसा, उसका पेशा होता था, लेकिन आज के समाज में ऐसी परिकल्पना करना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आज का समाज शिक्षित समाज है। आज
ज़्यादातर लोग अपनी सुविधा के अनुसार क्रियाकलापों को अपना रहे हैं, और ऐसे में व्यक्ति जातिगत आधार पर किसी पर कोई थोपे या जातिगत आधार पर कोई क्रियाकलाप किसी के ऊपर थोपे तो क्या वो चल जाएगा समाज में? नहीं चलेगा। एक समाज में कॉन्फ्लिक्ट तैयार होगा, यानी एक समाज में एक कहीं ना कहीं द्वंद्व वाली स्थिति क्रिएट हो जाएगी, लोगों के मध्य वैचारिक मतभेद बढ़ जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हमें ये जातिगत असमानताएं हैं, जातिगत भिन्नताएं हैं, इन्हें दरकिनार करना होगा, इन्हें अलग करना होगा अगर हमें अपनी विविधता को समृद्ध बनाना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि कोई व्यक्ति अपनी जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। यानी प्राचीन काल में कोई व्यक्ति जो भी जिस जाति से आता था वो उसी जाति का पेशा बदल में रहता था और अपना पेशा चेंज नहीं करता था। लेकिन वर्तमान की स्थिति चेंज हुई और वर्तमान में लोगों ने अपने अपने अनुरूप, आप देख रहे होंगे, पेशे चुने हैं। ठीक है, अपने अपने अनुरूप पेशे चुने हैं। कोई शिक्षक है, ठीक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई निम्न लेवल का काम कर रहा है। यानी हमने सबने अपने अपने पैसे, अपने बौद्धिक लेवल के आधार पर पैसे चुन लिए। लेकिन पुराने समय में देखा जाए, आज भी ग्रामीण परिवेश में देखा जाए, तो अभी भी जाति व्यवस्था हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कुरीति बनी हुई है। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पे कही गई हैं। देखिए, ये सब लिखने की जरूरत तो है नहीं, ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में विविधता। भारत में विविधता किस प्रकार की है? देखिए, भारत में विविधता की बात करें तो भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, और यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करने वाले लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी भारत हमारा जो है, यानी हमारे यहाँ के हर स्टेट में आप देखे होंगे कि तमाम लोग अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। हिंदू अपना त्यौहार मनाते हैं, मुस्लिम अपना त्यौहार मनाते हैं, ईसाई अपना त्यौहार मनाते हैं, बौद्ध अपना त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, हर स्टेट में अपनी अपनी एक अलग यूनिक पहचान है, भाषा है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की जो है पहनावा है। ठीक है, राजस्थान का पहनावा अलग है, यूपी का पहनावा अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग होगा पहनावा। ठीक है, दक्षिण भारत का पहनावा अलग है। तो कहीं ना कहीं सब में विविधता है। ठीक है, इन विविधताओं के बावजूद भी हमारा देश एक है। ठीक है, यही हमारे एक समृद्ध देश की पहचान है। यानी हम इतने सब भिन्न होने के बावजूद भी, हमारे वैचारिक मतभेद कितने भी हों, लेकिन हम फिर भी एक हैं। ठीक है, यही हमारी संस्कृति की पहचान है। ये बात यहाँ पर कही गई है। अब विविधता को हम कैसे समझें? यानी अब यहाँ पे बताया गया है कि विविधता को हम कैसे समझें, विविधता हमारे यहाँ क्यों व्याप्त हुई, क्यों हमारे समाज में विविधता कैसे आगे पहले पनपी। आप सभी को पता है, आज से लगभग 200 से 250 साल पहले, जब पहले यातायात के साधन विकसित नहीं थे, ठीक है, तब लोग क्या करते थे? लोग पैदल वगैरह यात्राएं करते थे एक भाग से दूसरे भाग में। यानी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग पलायन वगैरह करते थे। ठीक है, क्योंकि निश्चित रोजगार तो थे नहीं, मौसमी रोजगार होते थे, तो पलायन वगैरह करते थे। तो पलायन करते करते क्या होता था कि भाई अपने जो मूल स्थान है वहां से निकलकर काफी दूर तक गंतव्य तक पहुंच जाते थे। तो जो व्यक्ति अपने स्थान से निकलकर काफी दूर तक चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी संस्कृति, अपनी विविधता, अपनी पहचान भी साथ में लेकर जाएगा। ठीक है, और जहां कहीं बस जाएगा वो, तो वहां पर उस संस्कृति से भी थोड़ा बहुत चिरपरिचित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भाई वो मिली जुली संस्कृति को वहां पर बढ़ावा देगा। यानी ऐसे करके कोई व्यक्ति मान ली कहीं और किसी और पृष्ठभूमि से आ रहा है, मान ली एक व्यक्ति केरल से आया, केरल से आने के बाद राजस्थान में जॉब करने लगा, जयपुर में। ठीक है, अब कुछ दिन जॉब करने के बाद क्या होगा कि केरल वाला व्यक्ति राजस्थान की थोड़ी बहुत कल्चर जान जाएगा, समझ जाएगा, उनसे घुल मिल जाएगा, और वहाँ के उसके आसपास के लोग होंगे, उसके थोड़े बहुत जो रीति रिवाज हैं उन सबसे अवगत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे यहाँ कैसी संस्कृति उभरी? एक मिश्रित संस्कृति उभरी। यानी कि ये लोग हमारे यहाँ जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करके पहुंचे, और इन पलायन के फलस्वरूप क्या हुआ, हमारे यहाँ मिश्रित संस्कृति का जो आविर्भाव हुआ, मिश्रित संस्कृति पनपी। ठीक है, तो इसी वजह से आप देखते होंगे हमारे यहाँ एक देश में, एक राज्य के भीतर विभिन्न विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग पाए जाते हैं, और उनके पाए जाने का रीजन यही है। ठीक है, क्योंकि लोग अपने अवसरों की तलाश में, रोजगार की तलाश में एक दूसरी जगह पर पहुंचते रहे हैं, और यही रीजन है कि हमारे देश में ज्यादातर हर राज्य में विविधता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कम या ज्यादा हर जगह मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर विविधता को कैसे समझें? ठीक है, तो यहां पर आप इसमें नोट कर लेना। ठीक है, यानी आप लिख लेना यहां पे करीब 200 या 250 साल पहले लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग पर यात्रा करते थे। ठीक है, ये यात्राएं खेती या बसने के लिए या फिर नई जमीनी तलाश में ये यात्राएं की जाती थी। ठीक है, या फिर कुछ लोग काम की तलाश में, और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। देखिए, मैं यहाँ पे सब पॉइंट, देखिए कुछ लोग क्या है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं, तो उन्हें ये रहता है कि भाई सर आप अंडरलाइन कर दें, पॉइंट बता दें, तो आसानी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे साथ बता दे रहा हूँ कि यहाँ करीब 200 से 200 साल पहले लोग यहाँ पे यात्रा करते थे, और इसका पहला सब पॉइंट ये लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, दूसरा सब पॉइंट आप इसमें ये बना देना यहाँ पर कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक काम की तलाश में और युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। ठीक है, अगला सब पॉइंट यहाँ पर
थर्ड सब पॉइंट ये बना देना कि इनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे करके एक मिसेस यानी मिलीजुली संस्कृति उभरती है। यानी ऐसे करके जो लोग जो पलायन करते हैं, पलायन से एक जगह दूसरी जगह जाते तो वहाँ पर मिसेस संस्कृति का इन्होंने आविर्भाव किया इन्होंने पहुँचकर, ठीक है। तो वही बात कही गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे अंतर बताया गया है कि हमारे यहाँ भौगोलिक स्थितियाँ जो हैं अलग अलग हैं देश में, यानी भौगोलिक स्थितियों के आधार पर ही हमारा देश भिन्न है, ठीक है। यानी कहीं पे सर्दी पड़ती है, कहीं गर्मी पड़ती है। तो भौगोलिक स्थिति का आप देखेंगे, समुद्र के पास रहने वाले लोग जो हैं, ठीक है, और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, इनके पहनावे में, इनके खान पान में फ़र्क है, ठीक है। पहाड़ी लोग मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, यानी कि ऊन वगैरह, भेड़ की ऊन वगैरह के बने हुए, जबकि समुद्र के पास रहने वाले एकदम जो कहते हैं गर्मी वाले कपड़े होते हैं वो पहनते हैं, ठीक है। खान पान के आते हैं डिफर हैं। तो ये सब हमारे भौतिक वातावरण के फलस्वरूप भी हुआ है। ऐसा नहीं है सिर्फ भौतिक वातावरण का योगदान नहीं है, यानी विविधता में हमारी भौतिक वातावरण ने भी अपना योगदान दिया है, ठीक है। यानी कि विविधता के मामले में हमारी भौगोलिक स्थितियाँ भी जो है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है, ठीक है। यानी लिख लेना यहाँ पर सेकंड पॉइंट कि भौगोलिक स्थितियों के फलस्वरूप, ठीक है, यानी भौगोलिक स्थितियों से भी, भारत में भौगोलिक स्थितियों से भी विविधता उत्पन्न होती है, ठीक है। आप एग्जाम्पल डालते हैं, केरल में रहने वाला व्यक्ति और कहाँ जम्मू कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति, दोनों की जीवन शैली में डिफरेंस है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे भारत के दो भाग लिए गए हैं, एक लद्दाख को लिया गया है और केरल को लिया गया है, ठीक है। लद्दाख और केरल, ठीक है, इनकी विविधता दिखाने की कोशिश की गई है। लद्दाख के बारे में पहले लद्दाख को देख लेते हैं। आप लद्दाख हेडिंग डाल देना, लद्दाख, ठीक है। देखिए लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों पे बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। और रेगिस्तानी का मतलब यहाँ ये हुआ कि यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती होगी। और लद्दाख जो है एक शीत मरुस्थल है, ठीक है, ये ठंडा मरुस्थल है ये, ठीक है। यानी चूंकि ऊंचाई पर स्थित है तो यहाँ पर ठंडा मरुस्थल है ये, और यानी ये हर वर्ष जो है काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। और यहाँ पे पानी वगैरह की उपलब्धता कब होती है कि जब बर्फ पिघल जाती है, तो पिघलने के उपरांत यहाँ के लोगों को पानी मिल जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पर कल्चर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। लद्दाख के बारे में आप जानते हैं, लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, ठीक है, ये भी आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ के लोग जो हैं एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन निकलती है। यानी पश्मीना ऊन बनाने के लिए एक बकरी होती है, उसे ये पालते हैं ये लोग, ठीक है। और इसके पश्मीना ऊन से बनी हुई सॉल जो होती है, यानी कपड़ा जो होता है, बहुत महंगा होता है। यानी इसकी जो कीमत होती है बहुत महंगी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है ये, ठीक है। यानी कि आपको भयंकर से भयंकर ठंड में आपको सर्वाइव कर सकती है ये, ठीक है। यानी कि आपको जिंदा रख सकती है, इतनी गर्माहट दे सकती है, इसमें अच्छी खासी गर्माहट होती है, ठीक है। तो आपका जम्मू कश्मीर में लद्दाख रीजन तो है ही, इसके अलावा मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना सॉलें बुनी जाती हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह भी होती हैं, ठीक है, यानी बाहर को भेजी जाती हैं। जो लोग कश्मीर वगैरह घूम कर आए हैं उन्हें पता होगा, ठीक है। यहाँ के लोगों के खान पान की बात करें तो ये देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट है वो तो आप नोट कर लेना है। यहाँ पर मैं इस तरह का आपको पता होगा, पॉइंट के लिए ये और सब पॉइंट के लिए ये सिंगल जो है चिन्ह यूज करता हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये सब पॉइंट के लिए यूज करता हूँ चिन्ह, तो आप समझ जाया कीजिए। देखिए मैं बार बार मुँह से नहीं बोलूँगा, आप खुद लिख लिया कीजिए, ठीक है, जो यहाँ पर लिखने के इच्छुक हैं। अब देखिए यहाँ के लोगों का अगर कल्चर देखें तो दूध से बने पदार्थ खाते हैं, इसके अलावा मांस वगैरह उपयोग करते हैं। गाय, बकरी, याक यहाँ पे पालते हैं। एक तरह का जंगली भैंसा होता है ये, इसके शरीर पे बाल होते हैं, ठीक है, ठंडे इलाकों में पाया जाता है ये। देखिए लद्दाख की बात करें तो लद्दाख प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है, क्योंकि यहाँ से लोग जो है चीन, तिब्बत की ओर निकल कर गए हैं। यहाँ पर जो तमाम घाटी वगैरह, तमाम जो दर्रे वगैरह हैं, उनसे लोग होकर लोग अपने जो है मध्य एशिया वगैरह के लिए गए, ठीक है। इसके अलावा तिब्बत तक पहुँचे। तो ये इसलिए यहाँ पर व्यापारिक महत्व भी इसका रहा है, यानी सामरिक महत्व होने के साथ साथ व्यापारिक महत्व भी इसका रहा है, ठीक है। तो व्यापारिक महत्व की वजह से यहाँ पर ये पश्मीना शॉल जो है, इनका उत्पादन जो है वो विभिन्न देशों तक पहुँचा, यानी पश्मीना शॉल के उत्पाद जो होते हैं विभिन्न देशों तक ये पहुँच पाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट ये यहाँ से लिख लेना, ठीक है। सेकंड पॉइंट, लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लद्दाख के रास्ते ही यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत पहुँचा था। ये अक्सर पूछा जाता है कि भाई कहाँ के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। ये लद्दाख के रास्ते होकर तिब्बत पहुंचा बौद्ध धर्म, ठीक है। देखिए वर्तमान में लद्दाख को जो है मिनी तिब्बत, छोटे तिब्बत की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग और तिब्बत में रहने वाले लोगों पे जो धार्मिक
और जो इनकी सांस्कृतिक कल्चर है वो लगभग समान है, ठीक है। यानी लगभग बौद्ध धर्म को लोग मानने वाले हैं ज़्यादातर यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा उनके खान पान, पहनावा, ठीक है, पूजा पद्धति का ढंग सबका सेम है, तो इसलिए इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है लद्दाख वाले रीजन को, ठीक है। देखिए यहाँ पर लद्दाख वाले रीजन में करीब 400 साल पहले इस्लाम धर्म का भी यहाँ पर जो है प्रसार हुआ, तो अब यहाँ पर मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या भी है, ठीक है, ये जानते होंगे आप, ठीक है। अब देखिए तिब्बत का एक ग्रंथ है, इसका नाम है केसर सागा, ठीक है। ये तिब्बत का ग्रंथ है क्या, केसर सागा, ठीक है। ये लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है और इसे स्थानीय रूप से हिंदू मुसलमान दोनों लोग गाते हैं, इस पर नाटक खेलते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर इनका एक तिब्बती का ग्रंथ है केसर सागा करके, जो कि यहाँ पर काफ़ी प्रचलित है। जैसा कि आपने पढ़ा यहाँ पर कि तिब्बत जो है इसे छोटा तिब्बत यानी कि लद्दाख को छोटा तिब्बत की संज्ञा दी जाती है। छोटा तिब्बत की संज्ञा देने का रीज़न यही है कि यहाँ के लोगों का रहन सहन, पहनावा, ठीक है, कल्चर लगभग तिब्बत से मिलता जुलता है, इसलिए इसे छोटा तिब्बत की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका तिब्बत का लिखा हुआ ग्रंथ है जिसका नाम है केसर सागा, ठीक है। ये पूछा जाता है कहाँ लिखा हुआ है और कहाँ पे प्रचलित है, लद्दाख में प्रचलित है। तो इस पर लोग, स्थानीय लोग यानी कि वहाँ पर बौद्ध लोग हैं और थोड़ा बहुत हिंदू हैं और मुसलमान हैं वहाँ पर, तो इस पर इसका मंचन करते हैं, यानी कि इसके लोकगीत गाते हैं इस नाटक के, इस पर नाटक खेलते हैं, ठीक है, इस ग्रंथ पर। तो ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, केरल की बात करते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि ये हमारा उत्तरी राज्य है, यानी उत्तरी इलाका है, यानी कि हमारा उत्तर में हिमालय है, हिमालय रीजन वाला रीजन है ये लद्दाख वाला रीजन। अब पहुंच गए हम दक्षिण भारत में, यानी कि हम एक ठंडे इलाके की बात कर ली हमने लद्दाख की, अब गर्म इलाके की बात करते हैं, केरल। केरल कहाँ स्थित है? देखिए केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने पर बसा हुआ राज्य है। एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, आपको पता होगा, मैं फिर से मैप बना दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से मैप बन जाता है इसका केरल का, ठीक है। यानी कि एक तरफ से इस तरह से यहाँ से लेकर ऐसे करके घिरा हुआ है, ये एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है यहाँ से, ठीक है, और एक तरफ से यहाँ पहाड़ियाँ वगैरह पड़ती हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ से घिरा हुआ है ये। देखिए आप सभी को पता है केरल प्राचीन काल से ही जो है मसालों के निर्यात के लिए प्रमुख रहा है, क्योंकि यहाँ से विभिन्न देशों के लिए मसाले निर्यात किए जाते थे। इसके अलावा व्यापारिक दृष्टि से भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा रहा है प्राचीन काल से ही, ठीक है। अगर बात करें हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर केरल में, तो केरल में विविध प्रकार के, यानी केरल में जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले यहाँ पर जो अरबी और यहूदी व्यापारी थे वो केरल में ही आए थे। देखिए यहाँ पर आपके जो धर्म ग्रंथ हैं वो ये आपके जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वो ये बताते हैं कि ईसा मसीह के धर्मदूत, जिनका नाम सेंट थॉमस था, संत थॉमस, लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। कहाँ पर आए थे? केरल में आए थे। ये पूछा जाता है अक्सर करके कि हमारे यहाँ जो ईसा मसीह का प्रथम दूत कब आया था, यानी आज से लगभग 2000 साल पहले केरल में आया था, और इसी को भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय भी दिया जाता है। यानी इसी व्यक्ति को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी दिया जाता है, सेंट थॉमस को, यानी यहीं से इसने ईसाई धर्म का प्रसार किया भारत में, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा अरब का कई व्यापारी भी आकर बसे, ठीक है। एक था इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता, ठीक है, मूलतः मोरक्को का था ये, ठीक है। यानी अरब के तो आई मुस्लिम व्यापारी तो आई एक मोरक्को का था इब्न बतूता, ठीक है। तो इब्न बतूता यहाँ पर करीब 700 साल पहले आकर यहाँ पर आया, और यहाँ पर जो मुस्लिम रह रहे थे, अरब से आए हुए मुस्लिम रह रहे थे, उनका जीवन वृत्तांत इसने लिखा, ठीक है। तो इब्न बतूता मोरक्को का था, आप पढ़ चुके हैं इतिहास में। तो अगला पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना कि इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आया था, ठीक है, अपने यात्रा वृत्तांत में, ठीक है, यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का वर्णन लिखा है, मुसलमानों के जीवन का वर्णन लिखा है, ठीक है। यहाँ के मुसलमानों का यानी केरल के मुसलमानों के जीवन का वर्णन लिखा है, ठीक है। इसके अलावा वास्को डी गामा, ठीक है, जो यात्री था, पुर्तगाली यात्री था, नाविक था, ठीक है, यानी जिसने भारत तक का समुद्री रास्ता खोजा था विदेशों से व्यापार करने के लिए। 1498 में पहुंचा था ये भारत में, केरल के कालीकट तट पर, आपको पता होगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर मैं जाऊं तो, ठीक है। तो वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे, तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। कब पहुंचे? 1498 में, ठीक है। अब देखिए इन सभी धर्मों का यहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ, यानी पुर्तगाली भी आए, अरबी भी आए, यहूदी भी आए, ठीक है। इसके अलावा आपके जो ईसा मसीह के जो धर्मदूत हैं, ठीक है, ईसाई धर्म के विचारक भी यहाँ पर आए। तो ऐसे करके केरल जो है एक विविधता संपन्न है, यानी तमाम धर्मों के लोग यहाँ पर आके बस गए। तो यहाँ पर आज भी आपको विविधता देखने को मिल जाएगी। यानी इन सभी जो ऐतिहासिक कारण हैं, ये सभी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमियाँ हैं, इसकी वजह से यहाँ पर, ठीक है, केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म भी शामिल हैं,
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो चीन के व्यापारी भी केरल में आए थे। ठीक है। चीन के व्यापारी केरल में आने की वजह से जो चीनी जाल पद्धति है, यानी कि यहाँ पर आपको पता होगा इसका एक तट जो है समुद्र से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर लोगों के आर्थिक जीवन में मछली का बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है। तो मछली को पकड़ने के लिए मछली का जाल प्रयोग करते हैं। तो ये जो जाल है ये चीनी जालों से हूबहू मिलता है। इसकी बनाने की जो पद्धति है, जैसे चीनी लोग जाल बनाते हैं मछली पकड़ने का, वही सेम पद्धति का प्रयोग करते हैं केरल के लोग भी। तो इस जाल को चीना वाला नाम देते हैं। इसके अलावा तलने के लिए जो लोग बर्तन बनाते हैं उन्हें चीना चट्टी नाम कहते हैं, क्योंकि ये जो बर्तन बनाने की कला थी या फिर जाल बनाने की कला थी इन्हें कहाँ से मिली? चीन के व्यापारियों से मिली। तो इसलिए इन्होंने ये सब चीज़ें यहाँ पर दे दी हैं, नाम दे दिया है। ठीक है। यानी कि भाई चीन वाला या फिर जो चीना चट्टी, ठीक है, ये नाम दे दिया है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर मछली पकड़ने के जाल चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और इन्हें चीना वाला कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा सब पॉइंट, तलने के लिए लोग जो बर्तन में इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीनी व्यापारियों से सीखने को मिला है। ठीक है। इसलिए इन्हें चीना चट्टी नाम आज भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि भाई एक समुद्र तटीय राज्य है ये। यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में चावल की खेती भी होती है। ठीक है। खाद्यान्न में प्रमुख खाद्यान्न मछली, ठीक है, सब्जी और चावल प्रमुख खाद्यान्न है इनके। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है। यानी खाद्यान्न कहाँ है, खेती क्या होती है? खेती में चावल की खेती होती है। लिख लेना आप कि यहाँ चावल की खेती प्रमुख है। ठीक है। प्रमुख आहार में मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके आपने केरल के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं आगे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात कही जाए, यहाँ पर कहा गया है कि दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। चाहे आपके केरल का क्षेत्र हो या लद्दाख का हो, भौगोलिक स्थिति से दोनों ही क्षेत्रों को व्यापारियों ने प्रभावित किया। और यहाँ पर व्यापारिक महत्व की वजह से हमारे यहाँ से जो सांस्कृतिक रीति रिवाज थे वो विभिन्न देशों तक पहुँचे और विभिन्न देशों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों का इन क्षेत्रों में भी प्रादुर्भाव हुआ। चाहे तिब्बत से आने वाले लोग, लद्दाख में उनका प्रभाव हो जिसकी वजह से लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता हो, या केरल में बसने वाले यहूदी, ईसाई या जो है मुस्लिम, इनका प्रभाव हो। ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर इन कल्चरों में देखने को मिलती हैं। यानी हमारे यहाँ जो व्यापारी आए उन्होंने भी इस धर्म का प्रसार किया, विविधता वो भी लेकर आए। ठीक है। तो वही बात कही गई है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। यानी किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन जो भी रहा हो उसका इतिहास से भी गहरा रिश्ता होता है, भूगोल से भी होता है। ये भौगोलिक स्थिति भी एक मायने रखती है। मान लीजिए केरल एक समुद्र तटीय राज्य नहीं होता, कोई ब्लॉक राज्य होता, यानी इसके चारों तरफ कोई समुद्र वगैरह ना हो, राज्यों से घिरा हुआ राज्य हो, तो क्या यहाँ का इतना विविधता यहाँ पर होती? नहीं होती विविधता। लोग आ ही नहीं पाते, कम मात्रा में लोग आते क्योंकि समुद्र तटीय राज्य था। इसके अलावा व्यापारिक महत्व भी रखता था तो लोग ज़्यादा मात्रा में आए। उसी प्रकार लद्दाख का है। लद्दाख से मान लीजिए अगर ऊपर जाने के लिए रास्ते नहीं होते, मिडिल ईस्ट के लिए जाने के लिए रास्ते नहीं होते, तिब्बत के लिए जाने के लिए रास्ते नहीं होते, तो क्या लद्दाख में तिब्बत वाला कल्चर आ पाता? नहीं आ पाता। ठीक है। तो ये बातें कही गई हैं। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। देखिए आप केरल और लद्दाख और केरल तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है। हमने यहाँ पर कितने पॉइंट लिखे थे? मैं तो पॉइंट ही भूल गया। ठीक है। हमने 2 पॉइंट लिखे थे, विविधता को कैसे समझें। ठीक है। अब इसी में तीसरा पॉइंट लिख लेना, हम विविधता को कैसे समझें। तीसरा पॉइंट यहाँ पर कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ये हकीकत बात है। यानी कि हमें अपने वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। यानी कि मान लीजिए अगर मैं एक हिंदी भाषी व्यक्ति हूँ और मान लीजिए केरल में चला जाता हूँ, वहाँ पे मैं केरल में किसी जगह पोस्टेड हो जाता हूँ किसी गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है। तो मुझे वहाँ का लोगों का कल्चर सीखना पड़ेगा। ठीक है। यानी जॉब करनी है तो भाई मुझे वहाँ के लोगों का रीति रिवाज, व्यवहार, हल्की टूटी फूटी उनकी जो लैंग्वेज है वो भी सीखनी पड़ेगी मुझे, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, उनकी समस्याएं जानने के लिए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो कल्चर होंगे, वहाँ के रीति रिवाज होंगे, ठीक है, तो मैं भी उनका हिस्सा बन जाऊँगा एक। ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो विविधता है वो समृद्ध हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक है। ये आप तीसरे का सब पॉइंट नोट कर लेना। अब बात करते हैं विविधता में एकता। देखिए विविधता में एकता की अगर बात करें, इसमें आज़ादी की लड़ाई से विविधता में एकता को जोड़ा गया है। ठीक है। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में हमारी विविधता में एकता ने बहुत जो है काफ़ी सहयोग दिया।
ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों ने तो इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की कि भारत विविधताओं भरा देश है, यहाँ पे फूट डालेंगे और राज करेंगे, लेकिन हमारे भारत की मिट्टी ही कुछ ऐसी है, हमारे भारत की संस्कृति कुछ ऐसी है कि हम कितने भी विविध हों, लेकिन जब कोई बाहरी हम पर आक्रमण करेगा तो हम एक हो जाएंगे। और यही कारण था कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा, ठीक है। यानी ये पृष्ठभूमि आप ऑलरेडी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ये सॉन्ग लिखा गया है, ये सॉन्ग क्यों लिखा गया है, ठीक है। दिन खून के प्यारे हमारे प्यारे न भूल जाना, ठीक है, ऐसे करके सॉन्ग लिखा गया है। ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है, उसके बाद लिखा गया था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर की बर्बरता की वजह से, ठीक है, जो यहाँ पर हत्याकांड हुआ था उसके उपलक्ष्य में एक गीत लिखा गया था। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हम विविधता को यहाँ पे आपको बता रहे हैं, तो वही हम यहाँ पे नोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप जानते होंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब लिखी थी भारत एक खोज, ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। ये हकीकत बात है कि जो हमारी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो इन्होंने किताब लिखी है, वो हकीकत बात है कि हमारे विविधता हमें कोई बाहर से नहीं मिली है, ठीक है। यानी विविधता हमारे यहाँ इसलिए हुई क्योंकि लोग विभिन्न धर्मों के लोगों को भारत बहुत अच्छा लगा, यहाँ के कल्चर बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर आकर रम गए और रह बस गए, ठीक है। यहाँ के अपने उपादान इन्होंने यहाँ पर छोड़ दिए और यहाँ के उपादान उन्होंने ग्रहण कर लिए, ठीक है। यानी कि हम पर किसी ने कुछ थोपा नहीं है कि हम पे थोपा गया हो कि ये थोप लो, वो यानी ये धर्म आप फॉलो कर लो, वो हम पे थोपा नहीं गया है। यानी यहाँ पर जिस व्यक्ति ने जो भी अपनाया बड़े खुले मन से अपनाया, ठीक है, खुले मन से उसका पालन किया और अपने अपने जो सांस्कृतिक रीति रिवाजों का पालन करने के लिए अपने आसपास के रीति रिवाजों का आदान प्रदान भी किया, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है, तो ये आप लिख लेना, ठीक है। ऐसी ही बात यहाँ भी बताई गई है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित हमारा जो राष्ट्रगान है, इसमें भी जो हमने भारतीय एकता की यहाँ पे एक अभिव्यक्ति यहाँ पे हमने की है और यहाँ पर हमने विविध प्रकार की अपनी एकता का वर्णन भी किया है, ठीक है। यानी एक एक शब्द अगर उठा के देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी जैसे जन का मतलब लोग होता है, गण का मतलब समूह होता है, मन का मतलब होता है दिमाग, अधिनायक आता है, यानी जन गण मन अधिनायक, इसका मतलब होता है अधिनायक का मतलब होता है नेता, और जय हे का मतलब होता है जीत या विजयी करना, ठीक है। यानी जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, यानी भारत किस्मत, ठीक है, यानी भारत भाग्य विधाता, ये आप जानते होंगे, विधाता माना ईश्वर, ठीक है। और इसी विधाता में यहाँ पर कुछ बाद में जिक्र आता है पंजाब सिंध गुजरात मराठा। पंजाब से उपरा यहाँ पर क्या है, पंजाब राज्य और इसके आसपास के सीमावर्ती राज्य जैसे हरियाणा हुआ, ठीक है। तो ये सब राज्य पंजाब के तहत आ जाते हैं। पंजाब सिंध का मतलब होता है कि भाई सिंध नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश जो है आपका ऊपर वाला रीजन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। हमारे भारत का ऊपर वाला जहाँ पे 5 नदियां जो ऊपर हैं, यानी कि आपके जम्मू कश्मीर वाला रीजन, ठीक है, पाकिस्तान वाला रीजन, वो पूरा रीजन जो है सिंध में आ जाता है लगभग, ठीक है। यानी पंजाब सिंध गुजरात का मतलब आपका जो पश्चिमी हिस्सा है गुजरात राज्य, गुजराती जहाँ पर रहते हैं गुजरात राज्य है, ठीक है। मराठा वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य को मराठा कहते हैं, ठीक है। द्राविड़ का मतलब होता है कि साउथ के जो 4 राज्य हैं, कर्नाटक, केरल, ठीक है, तमिल, आंध्र, ये द्राविड़ में राज्यों में आ जाते हैं, ठीक है। अब तेलंगाना भी आने लगा तो ये द्राविड़ राज्य आ जाते हैं, ठीक है। यानी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल, उत्कल का मतलब है उड़ीसा, उत्कल जो नाम है वो उड़ीसा राज्य का नाम है, ठीक है। यानी उत्कल में उड़ीसा का जिक्र हो रहा है, ठीक है। उत्कल राज्य आपने सुना होगा, उत्कल वर्ड, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल, उत्कल का मतलब होता है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा राज्य की बात हो रही है। बंगा का मतलब होता है बंगाल, ठीक है। यहाँ बंगा जिक्र किया गया है राष्ट्रगान में, उसका मतलब क्या है, बंगाल वाला रीजन। बंगाल में पूरा आज आप वर्तमान बांग्लादेश देख रहे हैं, पहले जो बांग्लादेश वगैरह पूरा मिला लीजिए, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यानी बंगाल यानी कि बंग राज्य आ गया। विंध्याचल में आपका आप जानते हैं विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ स्थित हैं, तो वो मध्यवर्ती जो हमारे राज्य हैं देश के, मध्य प्रदेश वगैरह, वो सब आ जाते हैं इसमें, ठीक है। बंगा, फिर विंध्य आ जाता है, फिर हिमाचल में हिमालय आ जाता है, ठीक है। यानी हिमाचल, यमुना गंगा, यानी यमुना गंगा वाले राज्य, ये भी आप ऐसे करके हमने राष्ट्रगान जो हमारा है वो कहीं ना कहीं विविधता में एकता की अभिव्यक्ति प्रदान करता है, ठीक है। यानी ये सब जो वर्ड हैं आप सुनते हैं, गाते हैं 52 सेकंड्स के अंदर में, ये हमारी विविधता में एक जो है एकता की जो है अभिव्यक्ति का जो है हमें परिचित करवाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ लिख लेना कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।
चूँकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैं आपको पॉलिटी भी पढ़ा दूं एनसीईआरटी वाली, ठीक है। वैसे तो इसमें कुछ नहीं था पढ़ने के लिए, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड आ रही थी बार बार, तो मुझे लगा मैं पढ़ा देता हूँ। समय है थोड़ा मेरे पास, तो मैंने लेकर आ गया वीडियो, ठीक है। आप लोगों को करना ये है कि वीडियो को लाइक शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करना है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, ठीक है। इसके अलावा हमारा नया चैनल रूरल अकेडमी जो है, इसे सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज और एक दिवसीय एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है, यानी किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज आपको रूरल अकेडमी मिल जाएगी, तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।